तो चलिए आज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने हेडिंग लगा रखा है, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। अब यहाँ पर मैंने सॉल्ट्स लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब आप सोचेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन तो हमने नहीं पढ़ा था। नहीं, हम कोलाइडल सॉल्यूशन अब के सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, जबकि पहले के सिलेबस में ये सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर था जिसमें हम इसको पढ़ते थे। हम लोग ट्रू सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक पीछे से थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि हम लोग कोई भी दो कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं तो एक हमें मिक्सर मिलता है। ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा। अब ये मिक्सर का भी दो कैटेगरी आपने देखा होगा। एक होगा होमोजीनियस, ये क्या होगा? होमोजीनियस। और एक होगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सर जो है उसके अंडर में हम लोग क्या डिस्कस किए हुए थे? ट्रू सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए थे। अब ये ट्रू सॉल्यूशन के बारे में सभी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा। अब हम लोग जो हेट्रोजीनियस मिक्सर है उसमें दो तरह का कंडीशन पॉसिबल होता है। एक जिसे कि हम कहते हैं कि ये क्या है, कोलाइडल सॉल्ट की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा उसमें हम बात करते हैं सस्पेंशन की बात। ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्ट्स और सस्पेंशन थोड़ा सा ये जो है, अगर आप समझना चाहो कि कोलाइडल सॉल्ट्स और ट्रू सॉल्ट्स और सस्पेंशन क्या है, तो आप इसको कम से कम एक बेसिक आइडिया साइज ऑफ पार्टिकल के हिसाब से आप समझ सकते हो। साइज ऑफ पार्टिकल्स। देखो, ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल है ये इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि इन पार्टिकल को हम नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं। इवन कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहेंगे तो ये हमें देखने में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। जबकि ये जो कोलाइडल सॉल्ट्स हैं इनमें पार्टिकल्स को जो है आप आराम से नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन आप अगर माइक्रोस्कोप यूज करते हो पावरफुल तो आप इसको आराम से देख सकते हो। और सस्पेंशन जो होता है वो नॉर्मली आपको दिखाई देता है, जैसे कि जो कीचड़ वाला पानी होता है वो आपको क्लियरली दिखता है, और वो कैसा होता है? वो सस्पेंशन होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो जो फॉग देखते हो आप, फॉग क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते हैं। जैसे कि मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारा जो ब्लड है ना, ये सब क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब चलो इसमें पार्टिकल साइज की बात करते हैं। तो इसमें पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। कितना ज्यादा छोटा होता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, 0.01 से लेकर के ये जो है 1 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इससे बड़ा होता है, ये 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और जो इससे बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर या इक्वल टू 1000 नैनोमीटर, वो किसके अंडर में हम डिस्कस करेंगे? सस्पेंशन के अंडर में डिस्कस करेंगे। अब चलो, सस्पेंशन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसके बारे में हम लोग कुछ खास नहीं बात करने वाले हैं। हाँ, ये हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो जब आप इसमें ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आपने दो कंपोनेंट का बात किया था। एक आपने कंपोनेंट को कहा था कि ये क्या है हमारा? सॉल्यूट। और दूसरे कंपोनेंट की बात आपने कहा था कि ये है हमारा सॉल्वेंट। राइट। सॉल्यूट को बोलते थे कि ये स्मॉल अमाउंट में है, और आप सॉल्वेंट को बोलते थे कि ये लार्ज एक्सटेंट में होता है। जस्ट यहां पर इसी दोनों का टर्म जो है हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। जो कोलाइडल सॉल्ट्स होते हैं इसमें हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बस यही याद रखिएगा कि जो हम लोग यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज यानी डीपी एंड इसको हम क्या बोलते हैं? डीएम यानी डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज किसके जैसा सिमिलर हो गया? सॉल्यूट के जैसा। और डिस्पर्सन मीडियम किसके जैसा हो गया? सॉल्वेंट के जैसा। फेज जो होता है वो सस्पेंडेड होता है, किसमें? मीडियम में झुला हुआ रहता है। ठीक है।
तो ये जो है आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने रिलेट कर दिया। सॉल्यूट को आप क्या समझ लो, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को क्या समझ लो, डिस्पर्सन मीडियम। अब याद रखिएगा कि जो कोलाइडल सॉल्व्स है ये आपको एक स्पेशल इफेक्ट देते हैं जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो ये जो है कौन देता है, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा एक्टिविटी को देते हैं जिसको हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन में आपका एग्जांपल सब पढ़ा हुआ है, वो टॉपिक भी क्लियर है। हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल सॉल्व्स क्या है। तो कोलाइडल सॉल्व्स वो है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, और उससे कम है तो ट्रू सॉल्यूशन, और अगर इससे बड़ा है तो हमारा क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है आपको सेटल डाउन नहीं होंगे। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा ट्रू सॉल्यूशन, उसमें पार्टिकल्स को अगर हम बहुत देर के लिए रख देंगे तो ये लोग सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन ये जो है आपके पास ये भी सेटल डाउन नहीं होता है, लेकिन ये जो आप सस्पेंशन की बात करोगे ये थोड़े देर रख दोगे तो आराम से सेटल डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कोई गंदा पानी है उसको आप थोड़े देर के लिए रख दोगे तो अंडर द ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तब ये सेटल होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो खासतौर पे मिल्क होता है, मिल्क से क्रीम हम बाहर निकालते हैं, वो वाला सेटल डाउन करना होता है, सेपरेट करना हुआ। तो ये जो है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये बीच जो भी प्रॉपर्टी होगी कोलाइडल सॉल्व्स की वो इसके और सस्पेंशन के बीच में होगी, ठीक है। जिसमें साइज को भी आप देख रहे हो तो इसका साइज और इसका साइज, दोनों के बीच वाला साइज को हम क्या बोल रहे हैं, कोलाइडल सॉल्व्स। सेटल्ड होने में भी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो क्या मिलेगा आपको कि ये लोग सेटल होंगे लेकिन स्पेशल कंडीशन में सेटल होंगे। ये अंडर द ग्रेविटी सिंपली सेटल हो जाएगा और ये जो है सेटल डाउन नहीं होता है। अब चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको इससे आगे, समझ में यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको आ गया होगा। तो अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे। कि अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा आपको रिलेट कर देते हैं कि आपका जो ये क्लासिफिकेशन हम लोग के पास जो है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का, ये जो है फेज और मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसके बेसिस पर है। अगर फेज और मीडियम के बीच में बेहतरीन इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं लायोफिलिक। लायो मीन्स लिक्विड होता है, फिलिक मीन्स लवर होता है, ठीक है। और फोबिक मतलब ये लिक्विड है, लायो मीन्स लिक्विड, और फोबिक मतलब फियर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फेज है और जो मीडियम है उसके बीच में स्मॉल इंटरेक्शन है, यानी कुछ खास आपको इनके बीच में कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर यह अट्रैक्शन क्या होगा, काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे डिफरेंस को, लेकिन थोड़ा सा और एक चीज बात कर लेते हैं आपसे कि जो ये सॉल्यूशन होते हैं ये डिसाइड किसके ऊपर किए गए हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो ये जो उनका इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को लेकर के किया गया है। लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था तो वहां पर आपने 9 टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पर भी फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड मीडियम आपको कितने तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक कम, ठीक है। वहां पर आप 9 डिस्कस किए थे, यहाँ पर आप क्लासिफाई करेंगे लेकिन 1 आपको नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा सिर्फ उसको, गैस इन गैस, क्योंकि गैस और गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है, गैस इन गैस हमेशा होमोजीनियस। उसके अलावा जो कंडीशन है उसमें आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बना पाना पॉसिबल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी तो यही है कि आपको ये दोनों के दोनों कोलाइडल सॉल्व्स हैं, और ये हो गया लायोफोबिक। अब इसका मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लायो मीन्स हो गया लिक्विड और फोबिक मीन्स क्या हो गया, फियर। और यहां पर लायो मीन्स क्या हो गया आपका, लिक्विड, एंड फिलिक मतलब क्या हो गया, लवर। मतलब यहां पर फेज और मीडियम के बीच में वो 7 जन्मों वाला रिश्ता जैसा सिचुएशन है, मतलब बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। और यहां पर कैसा है
कि हैं दोनों एक साथ में, लेकिन फिर भी उनके बीच में कहीं ना कहीं कोल्ड वार चल रहा है। तो इसीलिए ये जो आपको दिखता है लायोफिलिक सॉल्यूशन, ये आपका स्टेबल होता है। क्या होता है? ये स्टेबल होता है। और ये क्या होता है, आपको दूसरा कंडीशन कि ये नॉर्मली आप इसको छोड़ दोगे तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम जो होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, वो एक साथ रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेबल है। ये चूंकि क्या है, ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहाँ पर इसको लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करने के लिए हमें स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है याद रखिएगा कि ये नॉट स्टेबल, ये सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर हमें स्टेबलाइजर देना पड़ता है, स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि ये जो लायोफिलिक है ये रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल, और ये हो रहा है इरिवर्सिबल। मतलब इसमें आपको सिंपली क्या करना है, फेज और मीडियम को मिक्स करोगे, वो कोलाइडल सॉल्ट्स बन जाएगा। फिर उसमें से आप मान लो हीटिंग कर दिए और जो आपका मीडियम है वो आपका वेपोराइज हो गया, फेज बचा हुआ है। फिर दोबारा आपने मीडियम को ऐड किया, डिस्पर्शन मीडियम को, दोबारा आपका कोलाइडल सॉल्ट्स बन गया। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा, ये आपका जब जो है वो इरिवर्सिबल है। एक बार बन गया, अगर वहां से आपने मीडियम को सेपरेट कर दिया तो फिर बनाने के लिए आपको सिंपली नहीं बनेगा, कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने होंगे, हम उनकी बात भी आज करने वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंडीशन क्या क्या है। तो अब चलो दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो है आपको सिंपली, यानी ये आपको कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको डायरेक्टली बनाया जा सकता है बाई डायरेक्ट मेथड। कर सकते हो कि बाई डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होगा इसमें, जिसमें कि आप क्या करोगे, मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज विथ मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझिएगा, डिस्पर्सन मीडियम है। और ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, ये सस्पेंडेड होता है किसमें, मीडियम में। जबकि इसके लिए हम लोग को ये सिंपल प्रिपरेशन है, ये डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता है, डायरेक्ट प्रिपरेशन इसका पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट प्रिपरेशन जो है ये इसका पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, नॉट पॉसिबल। तो कैसा है कि मान लो अभी आप नॉर्मली देखते हो कि हमारा ब्लड क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। अब आप सुनते होंगे कि बॉडी बनाने के लिए लोग प्रोटीन पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन शेक बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज नहीं करना पड़ता है। क्या करना होता है, प्रोटीन पाउडर होता है जिसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि वार्म वाटर में हम ऐड करते हैं और सिंपली मिक्स हो जाता है ना। तो ये इजी है बनाना, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको स्पेशल मेथड्स की बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल आपका हो सकता है स्टार्च हो सकता है, जिलेटिन हो सकता है, गम हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो किसका एग्जांपल है, लायोफिलिक। स्टार्च, गम, जिलेटिन, है ना, प्रोटीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। एंड अगर हम बात करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स का, तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास सॉल्ट्स ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड, आर्सेनियस सल्फाइड, ये सब क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे लायोफोबिक का। आप एक ऐसा भी समझ सकते हो, एक अपने दिमाग में डिफरेंस रखने के लिए आपको एक भी ये बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक जो होगा वो क्या होगा, लायोफिलिक होगा, और जो इनऑर्गेनिक होगा वो क्या होगा, लायोफोबिक होगा। ठीक है, और सिंपल कर दिए। अच्छा, अब चलो एक और सिंप्लीफाई कर लो कि अगर यहाँ पर इसी जगह पे अगर यहाँ पर लिक्विड जो है वो पर्टिकुलरली अगर आपको पता चल जाए कि वो वाटर है, तो हम इसको हाइड्रोफिलिक बोलने लगेंगे, और इसमें क्या बोलने लगेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलने लगेंगे। लेकिन वो कब हम यूज करेंगे टर्म, जब हमें पता है कि जो मीडियम है वो वाटर है। ठीक है, इसीलिए जनरली हम लोग लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कहते हैं। जो लायोफिलिक और लायोफोबिक है उसी के जगह पे वाटर होने पर क्या ऐड हो जाएगा, आपका हाइड्रोफिलिक
एंड हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि भाई इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका लायोफिलिक है ये तो सिंपली आपका मीडियम को फेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और बन जाता है। लेकिन अगर हमें बनाना पड़े किसको, लायोफोबिक को, तो उसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। अब स्पेशल मेथड्स क्या होंगे तो आप देख सकते हो, यानी हम किसका प्रिपरेशन की बात स्पेशल तौर पे कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। ठीक है, हम किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, लायोफोबिक सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहां पर प्रिपरेशन के लिए दो मेथड है। क्या मेथड है, दो मेथड है। पहले अब इसका पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन करते हैं, आपको याद हो जाएगा अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो देखने के बाद आप आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाओगे। इससे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाने वाला है। लेकिन है क्या, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेकर के हम लोग इतना डरे हुए हैं कि चीजों को बड़ा करके देख रहे हैं। पहला देखो, याद रखिए, कंडेंसेशन मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड, अच्छा, इसके बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, चीजों को कंडेंस करना है ना, क्या करना, कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब आपको पता ही है, डिक्शनरी खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या हो गया, ये हो गया दूसरा मेथड जिसको कि हम बोलते हैं डिस्पर्सन मेथड। क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, तो कितने मेथड हो गए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब देखो कंडेंसेशन मेथड में आपके पास दो मेथड और ऐड हो जाएगा। कौन कौन ऐड हो जाएगा, याद रखिएगा, एक होगा जिसको कि हम कहेंगे केमिकल मेथड और एक को क्या कहेंगे हम लोग, फिजिकल मेथड। नंबर 1 क्या हो गया, केमिकल मेथड, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ये क्या हो गया, फिजिकल मेथड। सही है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन हम आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं दे रहे हैं, हम हर एक कंटेंट को कवर कर दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अच्छा, अब चलो केमिकल मेथड में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, शुरू करते हैं। ये हो गया 1। इस मेथड, केमिकल मेथड में आपको पता है ना, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पता होगा ना आपको, तो बस उसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों के पास फिजिकल जो मेथड है उसकी बात अलग है, लेकिन केमिकल मेथड में हम रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। अब क्या करते हैं कि आपके पास पहला है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन क्लास 10 का है भाई ये रिएक्शन, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन। चलो देखते हैं, आपके पास AS2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड है। अच्छा, ये कैसा है, एक्वस मोड में है, और इसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसके साथ ऐड कर रहे हैं हम लोग आपको H2S, 3H2S। ये भी कैसा है, एक्वस है। अब ये दोनों जो है रिएक्ट किया, अभी दोनों इक्वस है, ये अभी कोलाइडल सॉल्ट्स नहीं है भाई, क्योंकि कोलाइडल सॉल्ट्स बनने के लिए साइज आपका डिफाइंड है कि क्या साइज होना पड़ेगा। अब देखोगे कि यहां पर क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन होगा, और ये क्या बन जाएगा, तो आपके पास AS2S3 जो बोला था स्टार्टिंग में एग्जांपल में, और ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्व हो गया, यानी कोलाइडल सॉल्व हो गया, और ये क्या बन गया होगा, 3H2O। तो यही देखो कि किसका है, आर्सेनियस सल्फाइड है, जो कि आपका कोलाइडल सॉल्व है। कैसे हुआ, डबल डिकम्पोजिशन से हुआ। दूसरा आप देख सकते हो जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में भी डाउट होगा तो क्या करेंगे, चलो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में आपके पास सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि ये आपके पास है ASO2, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर दिए, इसको H2S दे दिए, क्या दे दिए, H2S। अब यहाँ पर क्या बनने वाला है हम लोगों को, तो अब देख लेते हैं कि हमें जो बनने वाला है वो ये है कि जो यहाँ पर सल्फर है वो आपका सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा, 3S और प्लस क्या हो गया 2H2O।
देख रहे हो, यही क्या हो गया, कोलाइडल सॉल्व हो गया। ये दो दिख रहा होगा। अब चलो मैं ये थोड़ा, चूंकि नीचे में आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए हम ऊपर में थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। सही है। तो ये केमिकल मेथड में हम अभी बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर का जो मेथड है वो क्या है देख लेते हैं। उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया, ये था डबल डिकम्पोजिशन। अब आ जाते हैं नंबर 3। ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन का अपोजिट कर लो, रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या है आपके पास AuCl3, यानी कि Au किसको बोलते हैं, गोल्ड, है ना। तो AuCl3 है और हम इसको SnCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। SnCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब देखोगे कि अब यहां पर क्या हुआ, आपको पता है कि जो Sn है ये दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक +2 और एक +4। देख रहे हो कि ये अपना क्या करेगा, अपने क्लोरीन को ऐड करेगा, तो इसमें जो ये कंपाउंड है इसके अंदर में क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिलीज करता है। मतलब ये बन रहा है Au और ये क्या बन गया, सॉल्व। और आपके पास यहां पर क्या बन गया, 3Sn, ठीक है। यानी यहां पर Sn, और इसको चूंकि अब बैलेंस करना है तो हम इसको 2 लगा देते हैं, तो क्या बन गया 3SnCl4। यहां पर Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। यहां पर आप देख रहे हो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +3 और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो +3 से 0 होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन ही तो कहलाएगा ना। अच्छा, चौथा नंबर जो हम लोग के पास है केमिकल मेथड का, हम उसमें जो बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस आपको पता होगा, हम इसलिए अगर उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे तो ये जो होगा और लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो चलो इसलिए हम इसको नहीं ज्यादा डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है। अब हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो चलो यहाँ पर क्या हमने दे दिया, 3H2O दे दिया। क्या बन गया बच्चों, तो ये बन गया FeOH थ्राइस एंड 3HCl। अब देखो कौन सा इसमें बना, सॉल्व। तो ये आपका सॉल्व है और ये इस क्या हुआ है, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया है। तो ये टोटल कितने मेथड हो गए केमिकल मेथड जो हम यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स के लिए। तो वो हो गया, पहला था आपका डबल डिकम्पोजिशन, दूसरे नंबर पे क्या था ऑक्सीडेशन, तीसरे नंबर पे क्या था रिडक्शन, और चौथे नंबर पे क्या था हाइड्रोलाइसिस। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा याद रखिएगा, जैसे कहेगा कि इसमें से कौन सा मेथड है, ये जैसे कह देगा कि इसमें कोलाइडल सॉल्ट्स ये बन रहा है, ये कौन सा मेथड है, तो आपको थोड़ा सा इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसका किसका प्रिपरेशन आपने, किसका ऑक्सीडेशन से हुआ, किसका डबल डिकम्पोजिशन से हुआ, किसका हाइड्रोलाइसिस से हुआ। आई होप कि इसको भी आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा देख सकते हो। आपको क्लियरली मैं एक एक चीज लिख करके दे रहा हूँ, कोई मेरे पास ऐसा प्रोफेशनली डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो जो है उस पर ही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास था फिजिकल मेथड, कौन है भाई, ये केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, कंडेंसेशन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंडेंसेशन। अब हम लोग आ गए फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड किसका प्रिपरेशन है, लायोफोबिक कोलाइड्स का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब फिजिकल मेथड में हम लोग के पास यहाँ पर दो सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रोसेस का। एक है हम एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है कि बाय एक्सेसिव कूलिंग, दूसरा क्या कर दिया हमने, बाय एक्सेसिव कूलिंग। अब देखो इसको लिखेंगे तो थोड़ा बोरिंग लग जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में जैसे कि कोई सॉल्यूशन हमारे पास है जिसमें ट्रू सॉल्व्स है, और हमने उसको एक ऐसा सॉल्वेंट, ट्रू सॉल्व्स है, और हमने उसको एक ऐसा सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस किया जिस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो आपका क्या है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो
उस सॉल्यूशन का, जैसे कि आपके पास क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, और हमने इसको किसके साथ इंट्रोड्यूस किया, एक सॉल्वेंट के साथ यूज किया। अब ये जो सॉल्वेंट है, ट्रू सॉल्यूशन में दो चीज होगा, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। तो बच्चों ये जो सॉल्वेंट है ये इसके साथ अच्छे से इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये इसके साथ मिसिबल है, क्या है, ये मिसिबल है। लेकिन जो सॉल्यूट है वो कह रहा है कि भाई तुमको जाना है जाओ, लेकिन हम नहीं जाने वाले हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें से सॉल्वेंट किसके साथ जाने लगेगा, इस सॉल्वेंट के साथ जाने लगेगा। लेकिन अब अकेला कौन पड़ जाएगा, सॉल्यूट अकेला पड़ जाएगा। जब ये अकेला हो जाएगा तो अब आपस में ही क्या करना शुरू करेगा, एक दूसरे पार्टिकल को एसोसिएट करना शुरू करेगा, और उसके बाद वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से सीधा सीधा कह सकते हो, असर्प्शन रीजन का क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे होता है, हमने सॉल्वेंट दिया, जिस सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से जो सॉल्यूशन था उसका जो सॉल्वेंट था वो क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, किसमें, जो नया सॉल्वेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। अब पूछा जाएगा कि भाई इसमें आपके पास किसको आप एग्जांपल लोगे, तो ये कह सकते हो कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फास्फोरस, जब हम उसको मिक्स करते हैं एक्सेसिव वाटर में तो ऐसा होता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक सॉल्ट्स ऑफ अल्कोहलिक मैंने कह सकते हो कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस और सल्फर, किसके साथ भाई, वाटर के साथ। तो आपको पता है कि अल्कोहल क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये लोग वाटर में अपने आप को नहीं लेके जाते हैं डिजोल्व करने के लिए, तो क्या होंगे, ये लोग अपने में सेपरेट होकर के कोलाइडल साइज के पार्टिकल बना लेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है एक्सेसिव कूलिंग। अब ये एक्सेसिव कूलिंग क्या है, तो जैसे कि आप क्या करते हो कि यहां पर जस्ट करते क्या हो कि आप जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया आपने, क्या ले लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास हो गया, जैसे ईथर हो गया, या फिर मान लीजिए आपके पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, ऐसा आपने सॉल्वेंट को लिया। और सॉल्वेंट को लेने के बाद अब क्या कर रहे हो कि अब इनका फ्रीजिंग करना शुरू कर देते हो। क्या करना शुरू कर देते हो, फ्रीजिंग करना शुरू कर देते हो। तो अब फ्रीजिंग जब हम करना शुरू कर दिए एक्सेसिव, तो ये जो आपका इसमें जो वाटर है हमने, और दूसरा चीज क्या ले रखा है, इसमें हम वाटर ले रखे हैं। तो इस फ्रीजिंग टाइम में ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है सिंगल फॉर्म में नहीं रह पाएंगे। अब ये जो होंगे ये भी एसोसिएट होकर के कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको क्या देने वाले हैं, अभी कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट होकर के कोलाइडल सॉल्ट्स देने वाले हैं। लेकिन इनका मेथड क्या होगा, इनका मेथड कहलाएगा एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि जिसमें डिस्पर्शन मेथड की बात करते हैं। कौन सा मेथड का, डिस्पर्शन मेथड। इसमें 3 आपके पास हैं जिसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है डिस्पर्शन मेथड में, नंबर 1 आपके पास याद होना पड़ेगा, नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। बस अभी खत्म ही होने वाला है। इसमें हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि हम क्या करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अब इसमें आपको सिंपल है कि भाई बड़े बड़े साइज का पार्टिकल है, सस्पेंशन साइज का पार्टिकल है या उससे भी बड़ा पार्टिकल है, हम उसको मिलिंग कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करके कोलाइडल रेंज में लेके चले आते हैं। ये सिंपल हो गया मैकेनिकल, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा जो मेथड है जिसमें हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो है आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा, इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई कि ये जो है आपके पास एक बीकर हो गया। अब इसमें जो है आपने क्या ले रखा है, मान लो पानी ले रखा है, लेकिन वो पानी कैसा है, ठंडा ठंडा कुलकुल। ठीक है,
अब क्या किया आपने कि यहाँ पर दो आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहाँ पर एक आपने आर्क लगा दिया मेटल का, जिस मेटल का आपको ये कोलाइडल सॉल्व बनाना है। और ये आपका हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अब जब इसको हम इतना एक्सेसिव वोल्टेज देंगे कि जैसे आप बल्ब में फिलामेंट होता है, जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है ना, सेम उसी तरह से हम इसको इतना स्ट्रांगली वोल्टेज देंगे कि ये इतना ज्यादा तेजी से हीट होगा कि ये जो मेटल है जिसका ये आर्क है, ये आर्क क्या होने लगेगा भाई, वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम इसको वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या रखा है, कूल रखा हुआ है और एकदम स्ट्रांगली इसको कह सकते हो कि इसको ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी रखे हुए हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पर वेपर बनेगा और ये मीडियम की वजह से क्या होगा, ठंडा होकर के उसी में एक सेपरेट कोलाइडल साइज का पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। अब चलो लास्ट हम डिस्कस करते हैं जिसको कि हम कहते हैं क्या, पेप्टाइजेशन। क्या कहते हैं भाई, पेप्टाइजेशन। इसमें सिंपली आपने क्या कर रखा है कि आपने एक जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिट, इस मेथड से किसका बना सकते हैं, कोई भी मेटल का हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे गोल्ड सॉल्व्स बना सकते हैं, सिल्वर सॉल्व्स बना सकते हैं। ओके, अच्छा इसमें क्या करते हो आप, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने क्या ले लिया, प्रेसिपिटेट ले लिया। अब देखो सिंपली क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, आपका कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट होकर के जिसको हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो मेरे दोस्त सेम चीज इसका उल्टा यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं कि ये प्रेसिपिटेट है ऑलरेडी, अब हम इसमें कोई मीडियम ले लिए यानी सॉल्वेंट ले लिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताया है कि आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पढ़े थे वहां यहाँ पर हम उसे मीडियम बोलेंगे, और जो सॉल्यूट पढ़े थे यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। तो चलो अब ये जो है आपका क्या है, प्रेसिपिटेट है जो ताजा ताजा एकदम बनाया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि आपका हम लोग जब इसको यूज कर रहे हैं तो अब ये क्यों एक दूसरे से, ये जो पार्टिकल है कोएगुलेट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर लाइक चार्जेज होता है। तो लाइक चार्जेज की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया कि यहां से इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया तो इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या क्या होगा, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस Na प्लस एंड Cl माइनस, दो चार्जेज हैं। तो अब वो चार्ज क्या करेगा कि इन पार्टिकल्स पे जो चार्जेज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ पर ये जो होंगे आपके पास, ये जो पार्टिकल्स हैं जो प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, अब ये जो है धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, और ये ब्रेक डाउन होकर के क्या कर लेंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बाय शेकिंग विद डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इनके चार्ज को बैलेंस कर देता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट करके कोलाइडल रेंज में चले आते हैं। थोड़ा जल्दी में यहाँ पर कुछ छोटा छोटा मिस्टेक हुआ होगा तो आप इग्नोर कीजिएगा, मेन पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट से कोलाइडल रेंज में आ रहा है। ठीक है, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का हमने नाम क्या दे रखा था, आप भूल गए शायद, इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी आप नहीं भूले, मैं ही भूल गया, लिखा नहीं यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइजेशन। तो इसमें उल्टा करते हैं, जो प्रेसिपिटेट है उसको कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इतना सफिशियंट है आपके लिए, और इसको अच्छे से एक बार दो बार देख लीजिएगा, आई होप कि क्लियर होगा। तो देखिए अब हम वैसा नहीं बोल रहे हैं, हम बच्चों के बेनिफिट के लिए सारे वीडियो बना रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।